हेलो फ्रेंड्स, नया टॉपिक अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। सिंपल टॉपिक है, ये रिवीजन लेक्चर है, तो जो बच्चे एक बार पढ़ चुके हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। हम लोग जब ये रिवाइज करवा रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा लिमिटेड टाइम में आपको ये पूरा रिकलेक्ट करवा दूं। ज्यादा लोड नहीं लेना है, सिंपल टॉपिक है, ध्यान देना। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, अब ये रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज के पीछे का पर्पस क्या है? देखो, जब कभी एक कंपनी स्टार्ट होता है, तो जब कभी एक कंपनी स्टार्ट समझो किसी से लोन लेता है तो उसको सामने वाले को मॉर्गेज देना होता है। अब समझो उसने सामने वाले को मोबाइल असेट्स, इमोबाइल असेट्स मॉर्गेज दिया, तो उस सिचुएशन में वो जो मॉर्गेज देगा उस मॉर्गेज असेट के ऊपर हो सकता है ना कि वो बाकी दूसरों को बिना बताए बार बार उसी पे मॉर्गेज क्रिएट करता चला जाए, तो ऐसा रिस्क पॉसिबल है। और इसीलिए ये लोग क्या बोलते हैं कि जब कभी एक कंपनी लोन लेते टाइम अगर अपने असेट को मॉर्गेज करता है तो वो मॉर्गेज असेट को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, ताकि अगर सेम बंदा वापस से उस पे आके लोन देने का सोच रहा होगा तो उसे पता होना चाहिए कि इसके ऊपर ऑलरेडी मॉर्गेज है। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन 77 क्या बोलता है? ड्यूटी टू रजिस्टर दी चार्ज। एक बार ही चार्ज क्रिएट हो रहा है तो वो चार्ज चाहे किसी प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट हो या असेट पे या अंडरटेकिंग पे, चाहे वो असेट इंडिया में हो या इंडिया के बाहर, चाहे वो असेट मोबाइल हो या इमोबाइल, उसको रजिस्टर करवाना मैंडेटरी है आरओसी के पास। इन अ सिंपल लैंग्वेज सारे चार्जेस को रजिस्टर करवाना मैंडेटरी है। अच्छा, किसके पास रजिस्टर करवाओगे? आरओसी के पास। कौन से फॉर्म में रजिस्टर करवाओगे? डिबेंचर को छोड़ के अगर तुमने कुछ भी और इशू करके चार्ज क्रिएट किया है तो सीएचजी 1 में रजिस्टर करवाओगे, और डिबेंचर इशू करके अगर चार्ज क्रिएट किया है, डिबेंचर इशू किया, पैसा लिया और चार्ज क्रिएट किया तो सीएचजी 9 में रजिस्टर करवाओगे। और जब चार्ज क्रिएट करवाते हैं तो ये फॉर्म तो फाइल करोगे, साथ में ऑब्वियसली जो तुमने ट्रांजैक्शन किया होगा, जो भी किया होगा उसका एक इंस्ट्रूमेंट बना होगा, वो इंस्ट्रूमेंट भी तुमको देना पड़ेगा साथ में चार्ज क्रिएट करवाने टाइम पे। अच्छा, चार्ज कितने दिन में रजिस्टर करवाना पड़ेगा? तो सुनो, पहले तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि चार्ज क्रिएट करवाने के लिए इन्होंने, मैं बिफोर वाला टाइम नहीं बता रहा हूं, फिलहाल आफ्टर वाला टाइम बता रहा हूं। तो चार्ज क्रिएट करने के लिए अभी अमेंडमेंट आया था ना 2 नवंबर 2018 को, तो बोलता है भाई चार्ज कितने दिन में क्रिएट करना है? तो बोला 30 डेज में क्रिएट करना है चार्ज। अच्छा, 30 डेज में अगर क्रिएट कर रहे हो तो बस नॉर्मल फीस पे कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तुमने 30 डेज में चार्ज क्रिएट नहीं किया। अच्छा, ये चार्ज क्रिएट कौन कर रहा है बेटा? कंपनी क्रिएट कर रहा है, ये चार्ज होल्डर क्रिएट नहीं करवा रहा है। 77 में चार्ज कौन क्रिएट करता है? कंपनी। मतलब जिस कंपनी ने लोन लिया है वही जाके चार्ज क्रिएट करेगा। तब तो ज्यादा विश्वास होगा ना यार कि हाँ यार इसी ने लोन लिया और ये खुद बोल रहा है कि हाँ सामने वाले का चार्ज है, तो ज्यादा विश्वास होगा। तो बोला नॉर्मल फीस पे करके रजिस्टर कर दो। नहीं किया है 30 डेज में तो फिर अगले 30 डेज में कर सकते हो, नेक्स्ट 30 डेज में, और उसके लिए तुम एडिशनल फीस पे करोगे। और अगर अगले 30 डेज में भी तुम नहीं किया तो उसके नेक्स्ट 60 डेज में भी तुम कर सकते हो, बट उसके नेक्स्ट 60 डेज में तुमको एड वॉलरम फीस करना पड़ेगा पे। मतलब 30 डेज नॉर्मल फीस प्लस 30 डेज में कर सकते हो एडिशनल फीस, और उसके प्लस 60 डेज में कर सकते हो एड वॉलरम फीस से। ठीक है, तो एक डे 1 से डे 30 में करो तो नॉर्मल फीस, डे 31 से डे 60 में एडिशनल फीस, और डे 61 से 120 में, मतलब ये डेज को मैंने ऐड कर करके बताया, तो ऐड वॉलरम फीस। क्लियर है ये? लेकिन मान लो अगर कंपनी खुद जाके चार्ज रजिस्टर नहीं करवा रहा तो ऑब्वियसली नुकसान तो किसका होगा? ये नुकसान तो बेटा चार्ज होल्डर का होगा जिसने लोन दिया होगा। तो बोला चार्ज होल्डर भी क्रिएट करवा सकता है, लेकिन वो चार्ज होल्डर किस में क्रिएट करवाएगा? सेक्शन 78 में अपना चार्ज क्रिएट करवाएगा। तो ये लोग बोलते हैं अगर इफ कंपनी फेल्स टू रजिस्टर, अगर कंपनी 30 डेज के अंदर अपना चार्ज रजिस्टर नहीं करवा पा रहा है, क्या बोला मैंने? अगर कंपनी 30 डेज के अंदर अपना चार्ज रजिस्टर नहीं करवा रहा है तो फिर चार्ज होल्डर भी के पास राइट है कि वो अपना चार्ज को रजिस्टर करवा सकता है आरओसी के पास विद इन 30 डेज। कितने दिन में रजिस्टर करवा सकता है बताइए एक बार? विद इन 30 डेज रजिस्टर करवा सकता है। अच्छा, तो मतलब चार्ज होल्डर क्या करेगा? पहले 30 डेज वेट करेगा और देखेगा कि कंपनी जाके चार्ज रजिस्टर करवा रहा है क्या। अगर कंपनी ने अच्छे बच्चे की तरह जाके चार्ज रजिस्टर करवा दिया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 30 डेज चला गया और कंपनी आराम से बैठा हुआ है, चार्ज होल्डर बोलेगा साला मेरा लोन मैंने दिया है, मैंने चार्ज क्रिएट किया है और ये रजिस्टर नहीं करवा रहा है, मेरे को तो दिक्कत हो जाएगा। तो फिर वो खुद भी जाके करवा पाएगा 30 डेज खत्म होने के बाद अगले 30 डेज में। लेकिन क्योंकि ये अगला 30 डेज है, फर्स्ट 30 डेज तो है नहीं क्योंकि उसमें तो कंपनी रजिस्टर करवा रहा था, तो अगला 30 डेज है तो एडिशनल फीस पे करना पड़ेगा। अब तुम बोलेगा सर
ये गलत हो गया, गलती उसकी है नहीं, वो एडिशनल फीस क्यों पे कर रहा है, तो टेंशन मत लो, ये जो चार्ज होल्डर ने एडिशनल फीस पे की है, सीएच मतलब चार्ज होल्डर, वो कंपनी से रिकवर कर पाएगा। अच्छा, अगले 30 डेज में अगर वो चार्ज नहीं रजिस्टर करवा रहा है चार्ज होल्डर, तो अगले 60 डेज में, ठीक है, एड वोलेरम फीस पे करके भी वो चार्ज रजिस्टर करवा सकता है। कौन? चार्ज होल्डर। अगेन वो कंपनी से ये फीस रिकवर कर पाएगा। और ये कौन से फॉर्म में करेगा? CHG 1 और 9, साथ में इंस्ट्रूमेंट देगा जिसमें भी उसने चार्ज क्रिएट किया होगा। CHG 1 और 9 सेम चीज जो मैंने बोला, अगर डिबेंचर के अलावा कोई और तरीके से फंड रेज किया है तो CHG 1, और अगर डिबेंचर के थ्रू किया हुआ है तो CHG 9 में। क्लियर है ये? अच्छा, लेकिन अब चार्ज होल्डर जाके बोल दिया मेरा चार्ज है, अब कोई गारंटी थोड़ी है कि वो बोल रहा है कि मेरा चार्ज है तो उसका चार्ज होगा ही, हो सकता है उसका चार्ज ना भी हो। तो बोलता है कि ROC क्या करेगा, अगर उसने जैसे ही ये फाइल किया ना कि हाँ मेरा चार्ज है, तो ROC ये रजिस्टर करने से पहले क्रॉस चेक करेगा। तो क्या करेगा? ROC है ना बेटा, शो कॉज नोटिस इशू करेगा। क्या इशू करेगा बोलो? ROC शो कॉज नोटिस इशू करेगा, और ROC 14 डेज का टाइम देगा। ROC बोलेगा भाई मैं तेरे को 14 डेज का टाइम देता हूं, कंपनी को शो कॉज नोटिस इशू करेगा कि ये एक बंदा है, इसने ना क्लेम किया है कि तेरे को लोन दिया है इसने, और उस लोन के अगेंस्ट इसने चार्ज क्रिएट कर रहा है तेरे इस असेट पे, तुझे कुछ बोलना है इस पे, तो ये 14 डेज का ROC टाइम देगा उस कंपनी को। अच्छा, वो 14 डेज में सुनना, अगर 14 डेज में कोई रिप्लाई नहीं आया या कोई सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं आया, मतलब ROC मान लेगा कि हाँ यार कंपनी के असेट पे चार्ज क्रिएट हो गया होगा, इसीलिए कंपनी के पास बोलने के लिए कुछ भी और नहीं है, तो ROC क्या करेगा? उसके चार्ज को रजिस्टर कर देगा। क्लियर है ये? अच्छा, इसके बाद सेक्शन 79, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। बेटा मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? कभी कभी क्या होता है, तुमने चार्ज क्रिएट तो कर दिया बट उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। क्यों चेंजेस करने पड़ सकते हैं? तो हो सकता है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन तेरे लोन का चेंज हुआ रहेगा, किसके बीच में? कंपनी के और चार्ज होल्डर के बीच में। तो वो टर्म्स एंड कंडीशन अगर चेंज हुआ है चार्ज होल्डर और कंपनी के बीच में, तो वो अपने चार्ज को क्या करेगा? मॉडिफाई कर देगा। अच्छा, ये मॉडिफिकेशन के कुछ एग्जांपल्स हैं, तो ये सब चेंज है, चेंज लिखा हुआ है, चार्ज नहीं है, चेंज है। अगर चेंज हुआ है तेरे इंटरेस्ट रेट में, ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले इंटरेस्ट रेट 8% था, अब बेटा 15% हो गया या 6% हो गया, तो अगर इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज हो रहा है तो वो मॉडिफाई करवा देगा चार्ज होल्डर। अच्छा, बैंक रेट का इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ है तो उसको मॉडिफाई करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंक रेट तो RBI का रेट है, वो चेंज हो रहा है तो उसमें कंपनी और चार्ज होल्डर का तो डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है ना, वो तो ऊपर से आ रहा है, तो वो फिर बताने की जरूरत नहीं है, फिर उसको मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं चार्ज को। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट और बैंक रेट में चेंज हो रहा है, सॉरी इंटरेस्ट रेट अदर देन बैंक रेट, मतलब म्यूचुअली ये लोग कुछ रेट चेंज कर रहे हैं, तो फिर बताना पड़ेगा। टेन्योर चेंज हो रहा है, हो सकता है पहले बोला था 15 ईयर्स में पे करूंगा, अभी बोला 20 ईयर्स में पे करूंगा, तो वो टेन्योर चेंज हो रहा है। रीपेमेंट का जो स्केड्यूल है, अमाउंट ऑफ ट्रेंचेस है, वो चेंज हो रहा है, या तो पार्शियल रिलीज ऑफ असेट हो रहा है। जैसे पहले मैंने 5 बिल्डिंग पे चार्ज क्रिएट किया था, अब बेटा 20% अपना लेट्स से 40% रीपे हो गया है और लोन, अब बिल्डिंग क्या बोलेगा, अपना कंपनी क्या बोलेगा, भाई 2 असेट से रिलीज कर दे चार्ज, अब सिर्फ 3 बिल्डिंग पे रहेगा चार्ज। तो ये जो पार्शियल रिलीज ऑफ असेट अंडर चार्ज, जब ये पार्शियल सेटिस्फेक्शन होता है तो उसके बाद पार्शियल रिलीज ऑफ असेट होता है, तो ये सब अगर हो रहा है तो ये सब एग्जांपल्स है तेरे मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज के। इसमें तेरा चार्ज क्या होगा मेरे बच्चों? मॉडिफाई होगा। अच्छा, अगर चार्ज मॉडिफाई कर रहे हो तो सेम टू सेम कंप्लायंस होगा जो सेक्शन 77 एंड 78 में हुआ है। मतलब अगर चार्ज मॉडिफाई होता है तो उसको पहले तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रजिस्टर करवाने का, कितने दिन में? 30 डेज में, बाय पेइंग नॉर्मल फीस। नहीं करवा पा रहा तो एडिशनल 30 डेज में अपना नेक्स्ट 30 डेज में एडिशनल फीस पे करके करवा सकता है। और अगर वो भी नहीं कर रहा है तो फिर नेक्स्ट 60 डेज में एड वैल्यूम फीस करवा के कर सकता है। अच्छा, अगर मान लो ये तो 77 में कंपनी करवा रहा है, अगर कंपनी नहीं कर रहा है तो फिर चार्ज होल्डर खुद कर पाएगा। चार्ज होल्डर 30 डेज वेट करेगा और नहीं हुआ तो एडिशनल फीस करके पे करके 78 में वो रजिस्टर करवा लेगा, और अगर या तो और अगले 60 डेज में एड वैल्यूम फीस पे करके करवा लेगा। अच्छा, ये बात है, तो लेकिन ये फीस जो पे किया वो रिकवर कर लेगा। अच्छा, वो करवा लेगा चार्ज, और 77 में कंपनी खुद करेगा। फिर क्या बोलते हैं? ROC शैल इशू सर्टिफिकेट। अब चार्ज जब मॉडिफाई होगा तो ऑब्वियसली ROC की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ROC है ना चार्ज क्रिएट करेगा तो सर्टिफिकेट देगा ROC कि हाँ भाई तेरा ये हुआ है। अगर चार्ज क्रिएट होता है
मतलब जब फर्स्ट टाइम तुम चार्ज क्रिएट करते हो तो CHG 2 में सर्टिफिकेट देगा आरओसी कि ये तेरा चार्ज क्रिएट हुआ है, और अगर मॉडिफाई करे जो अभी मैंने पढ़वाया था सेक्शन 79 में, तो CHG 3 में सर्टिफिकेट देगा कि हाँ तेरा चार्ज क्या हो रहा है, बोलो मॉडिफाई हो रहा है। एकदम क्लियर है। फिर सेक्शन 80 क्या बोलता है? सेक्शन 80, वंस द चार्ज इज रजिस्टर्ड विथ आरओसी दैट इज अ डीम्ड नोटिस टू पब्लिक, वंस द चार्ज इज क्रिएटेड विथ आरओसी, एक बार ही चार्ज क्रिएट हो जाता है आरओसी पे, ये तो ये माना जाता है कि ये डीम्ड पब्लिक नोटिस है। क्या माना जाता है, बोलो जोर से, डीम्ड पब्लिक नोटिस है। मतलब इसका फर्क क्या पड़ता है सेक्शन 80 में कि यार देखो, अगर चार्ज क्रिएट हो गया तो मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं, ये क्या माना जाता है, डीम्ड पब्लिक नोटिस। मतलब माना जाएगा कि यार ये सबको जानकारी है। मतलब अगर कोई बंदा आके लोन देता है और उसी एसेट में वापस चार्ज क्रिएट करता है और फिर कंपनी के ऊपर फ्रॉड का एलिगेशन लगाते हैं कि कंपनी तो मुझे बोला ही नहीं था कि इसके ऊपर ऑलरेडी हमने चार्ज क्रिएट किया है, और अगर कंपनी दिखा देता है कि देखो यार हमने तो रजिस्टर करवा के रखा है चार्ज, तो अगर ऐसा कुछ है मतलब ये डीम्ड पब्लिक नोटिस है, अब कंपनी के ऊपर कोई भी एलिगेशन नहीं लगेगा। मतलब एक बार चार्ज रजिस्टर हो गया आरओसी के पास, तो ये माना जाता है कि जो भी कंपनी के साथ डील कर रहा है उसे पता है कि उस कंपनी के उस एसेट पे चार्ज क्रिएटेड है। फिर सेक्शन 81 क्या बोलता है, आरओसी है ना एक रजिस्टर मेंटेन करेगा सारे चार्जेस का, ठीक है, और ये कहां पे आरओसी मेंटेन करेगा, एमसीए वेबसाइट पे, तभी तो डीम्ड पब्लिक नोटिस हो पाएगा। और ये फ्री रहेगा सारे पब्लिक के लिए, मतलब कोई भी आके वो पढ़ सकता है, फ्रीली एक्सेसिबल है, इसके लिए आरओसी कोई अलग से पैसा नहीं लेगा। इसी वजह से सेक्शन 80 में बोलता है कि यार ये डीम्ड पब्लिक नोटिस है। क्यों? क्योंकि यार अगर फ्रीली होगा अवेलेबल तब तो कोई भी आएगा, क्या मैंने बोला, अगर फ्रीली अवेलेबल होगा तो कोई भी आएगा और उसे आराम से पढ़ के चला जाएगा, तो दैट इज एन एडवांटेज। यही है क्या है, बोलो जोर से, एडवांटेज है कि हाँ भाई इससे सबको पता चल जाता है चार्ज कौन से एसेट पे क्रिएटेड है और नहीं है। फिर सेक्शन 82 बोलता है सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। ये जब तुम अभी तक तो मैंने मॉडिफिकेशन बोला था, मतलब अगर तुमने पार्ट लोन रिपे किया, तो अगर तुमने पार्ट लोन रिपे किया तो क्या होता है, उतने तुम्हारा कुछ असेट्स को रिलीज कर दिया जाएगा। ये तो नॉर्मल मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज में आ गया। ये लेकिन अगर 100% लोन तुमने रिपे कर दिया, क्या बोला मैंने, अगर आपने 100% लोन रिपे कर दिया तो क्या हो गया, तो ये माना जाएगा भाई कि चार्ज तो पूरा पे आउट हो चुका है। क्या बोला मैंने, ये माना जाएगा कि चार्ज तो पूरा पे आउट हो चुका है, मतलब लोन तो पूरा पे आउट हो चुका है, तब तो तुमको पूरा चार्ज ही हटाना पड़ेगा। पूरा चार्ज क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। ये कब होगा, जब पूरा का पूरा लोन रिपे हो जाता है। Once company repay back the loan in full with interest, the charge gets satisfied and company will apply for registration of satisfaction of charge to ROC. Company क्या अप्लाई करेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज टू आरओसी। तो अब ये कौन अप्लाई करेगा, तो ये देखो, इन फॉर्म नंबर CHG 4 विद इन 30 डेज, ध्यान देना, ऑफ सेटिस्फेक्शन चार्ज बाय पेइंग नॉर्मल फीस, और 300 डेज फ्रॉम सेटिस्फेक्शन बाय पेइंग एडिशनल फीस इन CHG 10। एक मिनट शांति से सुनो, यहां पे तुमको एक बात ध्यान देना पड़ेगा। यहां पे ना जब चार्ज सेटिस्फाई हो जाएगा तो चार्ज होल्डर जाके बता रहा है, ध्यान देना, सेक्शन 82 में कौन जाके बता रहा है कि चार्ज सेटिस्फाई हो गया है, चार्ज होल्डर। तो ये लोग बोलते हैं कि जब देखो इधर, जब पूरा का पूरा कंपनी ने पैसा चुका दिया तो चार्ज होल्डर जाके कंपनी को अच्छे बच्चे की तरह, चार्ज होल्डर जाके आरओसी को अच्छे बच्चे की तरह बोलेगा, इस कंपनी को जिसको मैंने लोन दिया था ना उसने पूरा का पूरा लोन चुका दिया है, अब मैंने जो भी चार्ज क्रिएट किया था उससे मैं उसको मुक्त करता हूं, अब इस चार्ज से उसको मुक्त करता हूं, आजाद करता हूं। अब सुनना मेरी बात, ये चार्ज होल्डर जाके बताएगा तो ज्यादा विश्वास आएगा ना आरओसी को, इसके लिए बोला। अच्छा, चार्ज होल्डर को कितने दिन में जाके बताना है, ये 30 डेज में जाके बता देना है। अच्छा, कौन से फॉर्म में जाके बताना है चार्ज होल्डर को, ये 30 डेज में, 300 डेज में, कब से, जब सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज हुआ वहां से। अच्छा, मान लो चार्ज होल्डर 30 डेज में जाके नहीं बता रहा है उसको, तो उसके बाद भी जाके बता सकता है, लेकिन फिर उसको एडिशनल फीस लग जाएगा। अच्छा, कितने दिन, अच्छा 30 डेज में जा रहे हो तो CHG 4 में जाके बताएगा, 30 डेज के बाद जा रहे हो तो CHG 10 में जाके बताएगा। और कितने दिन में जा सकता है, बोला 300 डेज, लेकिन यहाँ पे 300 डेज एक्सपायरी ऑफ 30 डेज नहीं है, यहाँ पे सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज से ही 300 डेज है। तो ये एग्जाम में ध्यान देना, मतलब एक्सपायरी ऑफ 30 डेज से तुम 270 डेज पकड़ लो और सेटिस्फेक्शन लिखोगे तो वहां से 300 डेज पकड़ लो, ठीक है। तो 300 डेज में वो सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज बताएगा और साथ में वो बताएगा क्या रीजन ऑफ डिले है, फॉर्म CHG 10 में बता देगा रीजन ऑफ डिले, ठीक है। अच्छा, IFSC कंपनी को तो रिलैक्सेशन है, मतलब गिफ्ट सिटी अहमदाबाद वगैरह ना, ये सब IFSC कंपनी है, इनको तो रिलैक्सेशन है। बोला IFSC कंपनी तो डायरेक्टली 300 दिन में बता देगा सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, मतलब उनको वो 30 डेज वाला क्राइटेरिया नहीं है। क्या बोला मैंने, उनको वो
30 डेज वाला क्राइटेरिया नहीं है, उनको डायरेक्टली 300 डेज में बताना है, और 300 डेज में बताने के लिए वो नॉर्मल फीस पे करेंगे, एडिशनल फीस पे नहीं करेंगे। अब मेरी बात सुनो, चार्ज होल्डर ने तो बोल दिया कि भाई हमने चुका दिया है, ये बट जरूरी नहीं है कि चार्ज होल्डर जो बोल रहा है वो सच ही हो सकता है चार्ज होल्डर कुछ झूठ बता रहा हो। इसीलिए जब चार्ज होल्डर बताएगा ना कि हमने ये रीपे कर दिया है, सॉरी सेक्शन 82 पे जा रहा हूं, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। इस सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि जब कंपनी ने 100% लोन रिपे कर दिया, जब कंपनी ने 100% लोन रिपे कर दिया और कंपनी के पास सेक्शन 82 क्या बोलता है, अगर कंपनी ने 100% लोन रिपे कर दिया और अब कंपनी के पास रिपे करने के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी बचा नहीं है, कंपनी ने पूरा का पूरा लोन चुका दिया है, तो ऑब्वियसली कंपनी क्या चाहेगा, उस एसेट पे जो चार्ज क्रिएट हुआ है उसको रिलीज कर दिया जाए। तुम बोलेगा सर तो ये मॉडिफिकेशन है, नहीं, मॉडिफिकेशन में 5 एसेट में से 1 या 2 एसेट को रिलीज किया होगा, पार्शियल रिलीज था। यहां पे अगर 100% चार्ज को, मतलब 100% लोन चुका दिया तो कंपनी अपना पूरा का पूरा चार्ज रिलीज करवा लेगा सारे एसेट से जो भी चार्ज होल्डर ने क्रिएट किया है उसके। तो जब चार्ज होल्डर का पूरा लोन चुका देता है तो कंपनी अपना चार्ज रिलीज करवाता है, इसको बोलते हैं सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। तो ये पहले तो कौन इन्फॉर्म करेगा, कंपनी जब पूरा का पूरा लोन चुका देगा इंटरेस्ट वगैरह के साथ, और तो चार्ज सेटिस्फाई हो गया उसका, तो कंपनी अप्लाई करेगा आरओसी को और बोलेगा भाई मैंने ना मैंने पूरा का पूरा लोन चुका दिया है, तो मेरा जो चार्ज क्रिएट किया होगा उसको आप हटा दो, अभी हटा दो। और ये वो कितने दिन में अप्लाई करेगा, 30 डेज में अप्लाई करेगा आरओसी के पास, CHG 4 में 30 डेज में अप्लाई करेगा। जब भी सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज हो ना वहां से 30 डेज में अप्लाई करेगा फॉर्म CHG 4 में। 30 डेज से ज्यादा लेट कर रहा है तो 300 डेज में अप्लाई कर सकता है ये, बट यहाँ पे 300 डेज वो सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज से ही 300 डेज काउंट करना है, मतलब 30 डेज से 300 डेज नहीं है, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज से 300 डेज है। मतलब 30 डेज में अप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो सिर्फ नॉर्मल फीस है, लेकिन 30 डेज प्लस 270 डेज ऐसे याद रखो। तो मतलब क्या हो गया, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज से 300 डेज हो गया ना, तो वो उस केस में एडिशनल फीस देके अप्लाई कर सकता है चार्ज अपना, कि सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज हो गया तो चार्ज हटाने के लिए आरओसी को अप्लाई कर सकता है। अच्छा, लेकिन फिर उसको फॉर्म CHG 10 में रीजंस ऑफ डिले भी बताना पड़ेगा। अच्छा, IFSC, तो मैंने क्या बोला, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज में अगर कंपनी ने अपने सारे चार्ज रिलीज कर दिए, अपना सारा लोन चुका दिया, तो कंपनी क्या करेगा, CHG 4 में अप्लाई करेगा। कंपनी क्या करेगा बताओ एक बार, CHG 4 में अप्लाई करेगा कि मैंने अपना सारा लोन चुका दिया है, अब मेरे को लोन चुकाना नहीं है, मेरे चार्ज जो क्रिएट किया था उस चार्ज होल्डर ने उसको आप रिलीज कर दो, हटा दो। अच्छा, ये 30 डेज में अप्लाई करेगा CHG 4 में, और अगर लेट हो, एडिशनल नॉर्मल फीस पे करके और लेट हो रहा है तो 300 डेज तक के में भी अप्लाई कर सकता है, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज से 300 डेज में। लेकिन फिर वो क्या देगा, एडिशनल फीस देगा, और साथ में रीजंस ऑफ डिले बताएगा CHG 10 में। IFSC कंपनी है ना, IFSC कंपनी, उसको रिलैक्सेशन दिया है, जैसे ये गिफ्ट सिटी अहमदाबाद है, ये IFSC कंपनी है, उसको रिलैक्सेशन दिया है। वो लोग तो डायरेक्टली 300 डेज में ही अप्लाई कर सकते हैं फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, ठीक है, डायरेक्टली 300 डेज में ही अप्लाई कर सकते हैं फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। अच्छा, ये 300 डेज कहां से काउंट करोगे आप लोग, तो ये 300 डेज उस दिन से काउंट करोगे जब चार्ज सेटिस्फाई हुआ था, और IFSC कंपनी को उसके लिए कोई एडिशनल फीस नहीं देना है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये कि कंपनी ने बोल दिया चार्ज रिलीज हो चुका है, बट क्या पता कंपनी सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा हो, इसीलिए आरओसी ये कंफर्म करेगा चार्ज होल्डर से। आरओसी ये किससे कंफर्म करेगा, चार्ज होल्डर से, CHG 4 में, और वो क्या करेगा, क्रॉस चेक करेगा, ठीक है। और उसके लिए आरओसी 14 डेज का टाइम देगा चार्ज होल्डर को, बोलेगा भाई हम लोग ये चार्ज हटाना चाहते हैं, शो कॉज नोटिस देगा, तुम क्या बोलना चाहते हो, क्योंकि हमें तो कंपनी बोल रहा है कि तेरे को चुका दिया है। ये तो चार्ज होल्डर अगर प्रूव कर देता है एविडेंस के साथ कि कंपनी ने पैसे नहीं चुकाए, इसका मतलब अब तो आरओसी उसका असेट रिलीज नहीं करेगा, मतलब आरओसी उस चार्ज को नहीं हटाएगा, क्लियर है। लेकिन अगर चार्ज होल्डर कुछ बोल नहीं पाता या अनसेटिस्फैक्टरी रिप्लाई देता है, इसका मतलब ये हुआ कि कहने से चार्ज होल्डर के पास कहने को कुछ नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ने चुका दिया होगा। तो फिर आरओसी क्या करेगा, उस चार्ज को हटा देगा, उस असेट को चार्ज फ्री कर देगा, ठीक है, और सर्टिफिकेट दे देगा CHG 5 में, क्लियर है ये।
कभी कभी ना तो कंपनी इन्फॉर्म कर रहा है और ना तो क्रेडिटर इन्फॉर्म कर रहा है कि चार्ज हट गया है, लेकिन आरओसी को मार्केट से कोई इंफॉर्मेशन आता है, ठीक है। हो सकता है क्रेडिटर और कंपनी में आपस में साठगांठ हो कि यार रहने दो, चार्ज तो हट चुका है लेकिन रहने दो, ऐसे ही पड़ा रहने दो चार्ज, ताकि दूसरा कोई आके हमारे एसेट पे चार्ज ना क्रिएट करे। तो ऐसा कुछ मैनिपुलेशन लग रहा है, तो आरओसी को अगर कोई इंफॉर्मेशन मिल रहा है तो वो खुद से भी चार्ज को हटा सकता है। अगर उसे लग रहा है कि चार्ज नो लॉन्गर एग्जिस्ट ऑन अ पर्टिकुलर एसेट सेटिस्फाइंग द चार्ज, तो फिर जब भी उसको इंफॉर्मेशन मिलेगा वहां से 30 डेज में वो चार्ज को हटा देगा, मतलब बोलेगा कि चार्ज सेटिस्फाई हो चुका है। क्लियर है? सेक्शन 83 में। सेक्शन 84 क्या बोलता है? इंटीमेशन टू आरओसी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ और रिमूवल ऑफ रिसीवर। ए असेट को मैनेज करने के लिए जिस बंदे को अपॉइंट करते हैं, चार्ज क्रिएट होता है ना जिस असेट पे, उसको मैनेज करने के लिए जिस बंदे को अपॉइंट करते हैं उसको रिसीवर बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी तुम रिसीवर को अपॉइंट करोगे या निकालोगे, क्यों अपॉइंट या निकाल रहे हो? तो जो असेट पे चार्ज क्रिएट हुआ उसको मैनेज करने के लिए, तो किसको अंडर चार्ज इज अपॉइंट, देन किसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा? आरओसी को। कितने दिन में? 30 डेज में। अपॉइंट हुआ वहां से 30 डेज में और निकाला वहां से भी 30 डेज में, लेकिन किस फॉर्म में बताएगा वो? CHG 6 में। तो सिंपल था ना, असेट तुमने क्या बोलते हैं, चार्ज होल्डर तुमने असेट को मैनेज करने के लिए, जिस बंदे को अपॉइंट किया उसको रिसीवर बोलते हैं। कौन से असेट को मैनेज करने के लिए? जिसपे चार्ज क्रिएट हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं? रिसीवर बोलते हैं। तो तुमने जब रिसीवर को अपॉइंट किया या तुमने जब रिसीवर को निकाला, दोनों वक्त में तुमको 30 डेज के अंदर अपॉइंटमेंट से या रिमूवल से इन्फॉर्म करना पड़ेगा आरओसी को। किस फॉर्म में? फॉर्म CHG 6 में। फिर आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, सेक्शन 85। मेरी बात को ध्यान से सुनना। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज में क्या बोलता है कि यार हर कंपनी को एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा जिसमें वो डिटेल डालेगा सारे चार्जेस के, और वो डिटेल किस फॉर्म में डालेगा? फॉर्म CHG 7 में। एक बार बताइए किस फॉर्म में डालेगा? CHG 7 में। अच्छा, फिर बोलता है जैसे ही तुम कोई चार्ज क्रिएट करते हो या उसमें कुछ चेंजेस करते हो, मॉडिफाई करते हो, या चार्ज खत्म हो गया तो सेटिस्फाई करते हो, या कोई असेट अक्वायर कर लेते हो, मतलब क्रेडिटर क्या करेगा ना, अगर तुमने पैसा नहीं चुका है तो असेट लेके चला जाएगा ना, तेरा फोरफिट कर लेगा। तो ये जैसे ही करते हो तुमको एंट्री करना पड़ेगा उस रजिस्टर में। तो पहले तो क्या बोला? रजिस्टर मेंटेन करना है CHG 7 में, और जैसे ही कुछ चेंजेस होता है, कुछ भी चेंजेस होता है, क्रिएट हो, मॉडिफाई हो, सेटिस्फाई हो, या तुम्हारा असेट ही लेके चला जाए क्रेडिटर क्योंकि तुम चुका नहीं रहे हो पैसा, तो तुमको ये रजिस्टर में बताना पड़ेगा। क्लियर है? ये आपको क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर में एंट्री करनी पड़ेगी। अच्छा, ये जो रजिस्टर है इसको प्रिजर्व करना, और ये किसके कस्टडी में रहेगा? कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी के, या तो ऐसे किसी डायरेक्टर को जिसको बीओडी ने इस काम के लिए ऑथोराइज किया है। अच्छा, रजिस्टर कितने साल तक तुमको संभाल के रखना है? पूरी जिंदगी संभाल के रखना है। लेकिन जब तुम चार्ज क्रिएट करते हो तो एक इंस्ट्रूमेंट बनता है उस चार्ज का, तो वो इंस्ट्रूमेंट, रजिस्टर तो पूरी जिंदगी रखना है लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट तुमको सिर्फ 8 साल संभाल के रखना है। अच्छा, क्या मेंबर और क्रेडिटर इंस्पेक्ट कर सकते हैं क्या रजिस्टर को? तो यस, मेंबर और क्रेडिटर इंस्पेक्ट कर सकते हैं रजिस्टर को, और उसके लिए उनसे कंपनी कोई भी पैसा नहीं ले सकता, वो फ्री में इंस्पेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद बोलता है, मान लो ना तो कंपनी ने चार्ज क्रिएट किया ना तो चार्ज होल्डर ने चार्ज क्रिएट किया, अगर ऐसा हो रहा है तो इसका क्या इफेक्ट होगा? अगर कंपनी ने चार्ज क्रिएट नहीं किया है या चार्ज होल्डर ने चार्ज क्रिएट नहीं किया, ये तो फिर यार तुम्हें नहीं लगता है बाहर वाला कोई बंदा वापस से आके कंपनी को लोन देगा उसी असेट को देख के, तो उस बंदे का लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले वाले का चार्ज तो तुम एग्जिस्ट मानते हो। ऐसा प्रॉब्लम ना हो इसीलिए बोला कि अगर कंपनी ने या चार्ज होल्डर ने चार्ज क्रिएट नहीं किया तो वो चार्ज वॉइड माना जाएगा, मतलब माना जाएगा कि वो चार्ज है ही नहीं। अपना बच्चों का इमीडिएटली डाउट आता है, सर तो क्रेडिटर ने अगर लोन दिया है और उसने चार्ज क्रिएट करना भूल गया, कंपनी भी चार्ज क्रिएट करना भूल गया, तो फिर वो तो जो क्रेडिटर है उसका डेट इनवैलिड है? नहीं, चार्ज इनवैलिड है, डेट इनवैलिड नहीं है। मतलब चार्ज इनवैलिड का मतलब वो क्रेडिटर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर होगा, लेकिन वो क्रेडिटर तो फिर भी माना जाएगा, बट वो क्या माना जाएगा? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो चार्ज होल्डर विल बिकम अनसिक्योर्ड बट लोन उसका वैलिड रहेगा। अच्छा, अगर जानबूझ के चार्ज क्रिएट नहीं कर रहा है तब तो जो कंपनी है उसके ऑफिसर इन डिफॉल्ट 447 का जो पनिशमेंट है फ्रॉड का, उसके लिए लायबल है। क्लियर है? अच्छा, अब एक दो छोटे छोटे पॉइंट है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, एक बार सुन लेना। फिक्स असेट और फ्लोटिंग असेट क्या होता है? ये फिक्स असेट्स में क्या होता है ना, कंपनी
डे वन से बता देती है कि ये असेट पे तुम्हारा चार्ज क्रिएटेड है, ठीक है, एक पर्टिकुलर आइडेंटिफाइड असेट पे चार्ज क्रिएट होता है, दैट इज फिक्स असेट। देखो नॉर्मल क्लास में तो काफी टाइम लेके अपन ये डिस्कस करते हैं, अभी उतना टाइम अपन इसके लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो अभी जो एक लिमिटेड पार्ट है मैं उसमें तुमको फटाफट समझाने का ट्राई करता हूं। तो कोई एक पर्टिकुलर असेट आइडेंटिफाई करेगा और पर्टिकुलर असेट आइडेंटिफाई करके बोलेगा भाई इस पे चार्ज क्रिएटेड है, ठीक है, उसको फिक्स चार्ज बोलते हैं। लेकिन मान लो अगर कंपनी के सारे असेट्स पे इंडिविजुअली चार्ज क्रिएटेड है तो कंपनी क्या करेगा, एक फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट कर लेता। अब ये किसी चार्ज फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट कर लेता, अभी किसी पर्टिकुलर असेट पे चार्ज क्रिएटेड नहीं है, कंपनी एक इवेंट लिख देगा अलग 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 अलग। फॉर एग्जांपल कंपनी ने लिख दिया वाइंडिंग अप, तो अब वो कंपनी वो इवेंट लिख दिया और फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट कर दिया। अब ना वो चार्ज फिलहाल तो किसी एसेट के ऊपर नहीं है, लेकिन अब वो इवेंट लिख दिया कॉन्ट्रैक्ट में वाइंडिंग अप। अब जैसे ही वो इवेंट हिट होगा तो अब उस टाइम पे अगर जो भी एसेट कंपनी का, जिस भी एसेट पे कंपनी के चार्ज क्रिएटेड नहीं है, जिस भी एसेट पे कंपनी के चार्ज क्रिएटेड नहीं है, उस एसेट पे जाके वो बैठ जाएगा, उस एसेट पे जाके वो चार्ज बैठ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट करना, ठीक है, फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट करना। तो ये मैंने थोड़ा सा ऊपर ऊपर से तुमको बताया क्योंकि रिवीजन लेक्चर में आप समझ सकते हो एक टाइम कंस्ट्रेंट भी रहता है अपने पास, बट मैंने कोशिश की है सारा का सारा प्रोविजन आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने का। आई होप यू हैव फाइंड इट यूजफुल। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।